हमारा देश भावना प्रधान देश रहा है, इसमें कोई शक नहीं और इतिहास गवाह है कि भावनाओं पर ही चुनाव जीते जाते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी एक तरफ विकास योजनाओं से अपना वोट बैंक तैयार करती रही तो दूसरी तरफ हिंदुत्व के जरिए हिंदुओं का ध्रुवीकरण किया जाता रहा। लेकिन सच्चाई ये है कि विकास की रोशनी कभी भी समाज के आखिरी आदमी तक तो पहुंच नहीं पाती। नहीं शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य जैसे बुनियादी ज़रूरतों के मुद्दे ही असर डाल पाते हैं। हिंदुत्व की बात करें तो वहाँ पर सवालों को उलझाने में बीजेपी ज़्यादा यकीन रखती है और बीजेपी ही क्यों, तमाम दल यही करते हैं। अयोध्या पर राम मंदिर का इतना बड़ा मसला बनाया गया है या काशी विश्वनाथ में भी काफ़ी बड़ा मसला बना है, लेकिन अभी तक बीजेपी ने कभी इस बात का जवाब नहीं दिया कि अयोध्या में और तमाम जो मंदिर हैं या इसके अलावा जो वहाँ पे जो मंदिरों के इतिहास है, उसमें तमाम मंदिरों के इतिहास को माना जाता है कि 14वीं या 15वीं शताब्दी के हैं। 14वीं 15वीं शताब्दी में मुग़लों का राज्य रहा, लेकिन उसके बावजूद ये कहा जाता था कि बीजेपी को जो याद रहा या बीजेपी ने जो याद करवाया वो बाबरी मस्जिद ही याद करवाया। तुलसीदास की यदि बात करें तो तुलसीदास भी जब ये लिखते हैं कि रूखा सूखा खाएं और मस्जिद में सोएं, तो मस्जिद का मतलब मस्जिद ही था। और तुलसीदास जिसके ये इसके प्रमाण रहे हैं कि अकबर भी तुलसीदास से मिलने गया, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी को ये सारी बातें कहीं पे भी सूट नहीं करती, इसलिए इन सब बातों पे बहस नहीं करती। वो महज हिंदुत्व के मुद्दों को भुनाने की कोशिश करती रही है और इस बार भी कुछ वैसा ही दिख रहा है। चुनाव है, सब चलता है। वैसे चुनावी मुद्दों के चुनाव से लेकर बीजेपी रणनीति बनाने में भी कांग्रेस से कई कदम आगे तो रहती है, इसमें कोई शक नहीं। आज़ादी के बाद से सत्तारूढ़ कांग्रेस में सक्रिय रहती थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चुनावी गणित पर इतना काम चलता रहा, लगातार काम चलता रहा, ताकि आज जो हम देखते हैं कि बीजेपी देश की प्रमुख राजनीतिक पार्टी बन चुकी है और अब वो कांग्रेस से दूसरे नंबर के राजनीतिक दल का दर्जा छीनने की तैयारी में भी है और यही बीजेपी का एक तरह से मास्टर प्लान भी है। चुनावी गणित बिठाने में बीजेपी सबसे आगे रही है, चाहे गठबंधन हो या जातियों को लुभाने की कवायद या फिर मतदाताओं को बूथ तक ले जाने की तैयारी। बीजेपी के मुकाबले कोई सियासी दल नजर नहीं आता है। लेकिन गठबंधन की बात की जाए तो इस बार सुहेलदेव भारत समाज पार्टी बीजेपी के हाथ से निकल गई है और ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी से समझौता कर लिया है। 2017 में मिली बीजेपी को जीत के लिए पिछड़ी जातियों के दल से गठबंधन काफी अहम रहा था, क्योंकि प्रदेश में पिछड़ी जातियों की आबादी लगभग 45% है। इसलिए इस बार भी अपना दल और निषाद पार्टी समेत छोटे बड़े 11 दलों से बीजेपी ने गठबंधन किया है। जाहिर है कि इससे वो कम सीटों पर चुनाव लड़ पाएगी, लेकिन पूर्ण बहुमत न मिलने की सूरत में केशव प्रसाद मौर्य को फिर से खासी तवज्जो दी जा रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने मौर्य को बुलाकर मुलाकात की। 2017 में बीजेपी ने पिछड़ों को लुभाने के लिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री के चेहरे की तरह ही इस्तेमाल किया था, लेकिन योगी आदित्यनाथ की दबाव की राजनीति की वजह से मौर्य को उप मुख्यमंत्री पद पर ही संतोष करना पड़ा। इस बार बीजेपी ने पिछड़ी जातियों को खुश करने के लिए राज्य को आरक्षण सूची बनाने का कानून पास किया है। प्रदेश का चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बनाया गया है, जो खुद पिछड़ी जाति से है। यूपी में पिछड़ी जातियों की बड़ी आबादी की वजह से 90 के दशक के बाद से समाजवादी विचारधारा के दलों का ही सत्ता पर कब्जा रहा है। 2017 में मोदी शाह दलित और पिछड़े मतदाताओं को समझाने में कामयाब रहे थे। बीजेपी ने बताया कि यादवों की वजह से, बाकी पिछड़े और जाटों की वजह से बाकी दलित विकास का सूरज देखने से वंचित रह गए। अमित शाह ने 2017 में निषाद, कुर्मियों, राजभर जैसी छोटी जातियों के नेताओं से तालमेल कर ऐसा गठबंधन किया कि अखिलेश यादव इस चुनावी चक्रव्यूह में बुरी तरह फंस गए। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कन्नौज की रैली में खुद को पिछड़ी जाति से बताकर पिछड़ों का दिल जीत लिया था।
ये महामिलावटी लोग पूछ रहे हैं कि मोदी की जाति क्या है। मैं पैदा भले ही अति पिछड़ी जाति में हुआ हूं, लेकिन मेरा लक्ष्य हमारे इस हिंदुस्तान को दुनिया में अगड़ा बनाने का मेरा लक्ष्य है। लेकिन दलितों के बाद इस बार महिलाओं की खासी अहमियत मिलनी शुरू हो गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने महिलाओं को राजनीति के केंद्र में लाकर सियासत का मैदान ही बदल दिया है। मोदी सरकार महिलाओं की विवाह की आयु 21 वर्ष करने के विधेयक को जनवरी में बजट सत्र के दौरान दोबारा संसद में लाकर पास कराने की रणनीति अपना चुकी है, ताकि यूपी चुनाव में इस मुद्दे को भुनाया जा सके। प्रधानमंत्री मोदी भी अब अपने भाषण में ये दावा करने लगे हैं कि योगी राज में महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान मिला है। महिला के स्वास्थ्य के साथ साथ सुरक्षा भी सरकार की प्राथमिकता रही है। बीते 4 वर्षों में सुरक्षा को लेकर गंभीर प्रयास किए गए हैं। वन स्टॉप सेंटर हो, महिलाओं से जुड़े अपराधों की त्वरित सुनवाई के लिए उठाए गए कदम हो, हर स्तर पर काम किया जा रहा है। राज्य में 2014, 2017 और 2019 में बीजेपी ने महिला समर्थन से सबसे बड़ी जीत हासिल की थी। प्रियंका के दावे से बीजेपी को भी खुले तौर पर मातृशक्ति का जिक्र करना पड़ा, क्योंकि राज्य में 7 करोड़ 85 लाख पुरुष हैं और 6 करोड़ 66 लाख महिला मतदाता हैं। और दिलचस्प बात यह है कि 2017 में 60% पुरुषों ने वोट किया था, तो महिलाओं का 63% वोट था। ऐसे में कहा जा रहा है कि पिछड़ों के अलावा महिलाओं का वोट भी राज्य की सियासी तस्वीर तय करेगा। वहीं बीजेपी ने 2017 में ही मायावती के वोट बैंक में सेंध लगा दी थी। हालांकि उनका वोट बैंक स्थिर रहा, लेकिन बीजेपी को गैर जाटव दलितों के भी वोट मिले। इस बार संदेश ये जा रहा है कि मायावती गंभीरता से चुनाव नहीं लड़ रही है। ऐसे में दलितों को अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस में भी होड़ है। हालांकि इन हालात में बीजेपी को एक बड़े नुकसान की आशंका सता रही है। वह है कि जब भी चुनाव में बीजेपी के खिलाफ वोटों का ध्रुवीकरण होता है तो इससे बीजेपी को नुकसान होता है। मसलन पिछले चुनाव में बीजेपी को करीब 40% वोट मिले थे, जबकि विरोध में 60% मतदाता थे। इस बार समाजवादी पार्टी के मजबूत होने और मायावती के लड़ाई में ना होने का खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। लेकिन पार्टी में कोई बड़ा दलित चेहरा नजर नहीं आता। वही ब्राह्मण वोट भी इस बार काफी अहमियत रखते हैं। समझा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ से ब्राह्मण खासे नाराज हैं। पहले ब्राह्मण नाराज होते थे तो मुंह फुलाकर घर बैठ जाते थे, लेकिन 2007 में बीएसपी ने ब्राह्मण देवताओं को बनाकर अपने पाले में लिया था और बहुमत की सरकार बनाई थी। इस बार भी मायावती कोशिश यही कर रही है, लेकिन असली खेल तो मतदाताओं के केंद्र पर होना है। बीजेपी बूथ प्रबंधन के मामले में सबसे तेज चल रही है। बूथ से तालमेल के लिए बहुस्तरीय योजना बनाई गई है। पन्ना प्रमुख को अमित शाह सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। बीजेपी ने 5 राज्यों में चुनाव के लिए 150 नेताओं को जिम्मा सौंपा है और इन नेताओं से तालमेल करने के लिए दिल्ली में 60 नेताओं की टीम बनाई गई है। बूथ का प्रबंधन पार्टी जिस तरह करती है उसकी ये मिसाल है। अंशुमन त्रिपाठी, APN। चुनावी गणित में बीजेपी ने बहुसंख्यक हिंदू समाज में ध्रुवीकरण करने में कामयाबी पाई, तो इन जातियों में बटे हिंदू समाज में भी अति दलित और अति पिछड़ों को साथ जोड़ा है। उसने इन जातियों के नए नेता पैदा किए और समाजवादी धारा के दलों के वोट बैंक में भी सेंध लगाने में सफलता पाई। इसके लिए बीजेपी को छोटे दलों से गठबंधन करने से कभी गुरेज नहीं रहा। ये छोटे दल के नेताओं को बीजेपी चुनती रही, उनके वोट बैंक को अपना बनाती रही और आगे बढ़ती रही। यूपी के चुनाव में भी इस बार कुछ ऐसा ही दिख रहा है।